हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। हम ग्रामीण विकास पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये टॉपिक देखेंगे। और अमरदीप सर की जो बुक है इस पे जो भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सारी इस वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, डिटेल वाली वीडियो भी हम मैंने कर रखी है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। वो भी आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी एमसीक्यूज रहेंगे और केस स्टडी एक देखेंगे हम। ठीक है, कि किस तरह से ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जून 2005। 15 जून, याद रखिएगा, 15 जून 2005। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता का उत्तरदायित्व लाना है। और अरुणा, अच्छा, ये मतलब इसमें ये कथन को पढ़िए और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना है, ये पहला कथन जो है सही है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त करता है, ये वाला कथन भी जो है सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, देखते हैं। 1992 में राजस्थान की भवरी देवी के बलात्कार मामले के बाद अरुणा राय ने 20 महिलाओं और मानवाधिकार संगठनों के समूह के साथ मिलकर जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। वह गांव वालों के साथ रहकर ही उनकी समस्याओं के लिए काम करती थी और लोगों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती थी। एक रैली के दौरान अरुणा राय ने राज्य सरकार को बाध्य किया कि वह विकास फंड रिकॉर्ड जनता के सामने रखे। उनकी पहल राजस्थान समेत 3 अन्य राज्यों में सूचना का अधिकार कानून पास हो गया। ठीक है, तो उसकी उनकी पहल से राजस्थान समेत 3 और राज्यों में, अन्य राज्यों में सूचना का अधिकार कानून जो है वो पास हो गया। तो ये 1992 की बात है ना ये केस। ठीक है, और इसके बाद 15 जून, याद रखिएगा, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की इसमें स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, और ये प्रभावी कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 15 जून 2005। ठीक। सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः कब लागू हुआ? तो पूर्णतः कब लागू हुआ, याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? सॉरी, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 15 जून 2005 को, और 12 अक्टूबर 2005 को ये पूर्णतः लागू हो गया। यहाँ पे व्याख्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, परंतु धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1 और उपधारा 2, धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध 15 जून 2005 को प्रभावी हुए, जबकि अधिनियम के शेष उपबंध 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, सॉरी, व्याख्या कहती हूँ, सॉरी, अगला प्रश्न है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 का 1 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। इसका सही उत्तर होगा सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो। वो सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो, है ना, ये जो है ये धारा 8 का 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं।
व्याख्या दिया हुआ है धारा 8 का 1 के अनुसार इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य सुरक्षा, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को दंडित दंडित पड़ता हो प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो। ठीक है। सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या उसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान हो। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा या किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना या सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, है ना, जो सूचना के अधिकार, सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि इन सारी ऐसी अगर कोई बातें होती है तो व्यक्ति को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। क्लियरली वो, है ना, कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? समाज की महिलाओं और कमजोर तबकों के लोगों को यानी या फिर कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना, लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए काम करने वाला बनाना। तो ये सारे उद्देश्य हैं किसके? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, ये तो उल्लिखित है। सूचना का प्रकटन, ये भी उल्लेखित है। और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये भी उल्लेखित है ना। तीनों के तीनों जो है ये उद्देशिका में लिखी गई है। ठीक, तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, ये भी RS प्री 2018 का प्रश्न है। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र, शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है के साथ विरोध हो सकता है और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है। अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक हैं उपबंध किया जाए। तो ये जो है ये उद्देशिका है। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को ये चीज याद होगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अंतर्गत शामिल है, क्या क्या शामिल है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख भी शामिल है, दस्तावेज भी शामिल है, ज्ञापन भी शामिल है, ईमेल भी शामिल है। ये चारों के जो है ये शामिल है जिसके थ्रू
ईमेल भी कर सकते हैं, ज्ञापन भी दे सकते हैं, दस्तावेज भी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, ये सारे के सारे जो है इसके थ्रू हम क्या सूचना ले सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल सहित जिस तक आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। ठीक, इसमें आई थिंक समझाने जैसी कोई और बात नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए आयु मानदंड क्या है? इसका सही उत्तर का क्या होगा? इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। किसी भी उम्र में, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो, है ना, कोई भी आवेदन दे सकता है आरटीआई आरटीआई में। अगला देखते हैं। किसी कोई भी भारतीय नागरिक आरटीआई आवेदन दायर कर सकता है, इसमें कोई आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतः किसी आवेदक को सूचना लोक प्राधिकरण में आवेदन प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर दे दी जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 30 दिन। ठीक है, 30 दिनों के भीतर अगर कोई आवेदक है जो सूचना मांग रहा है, तो सूचना लोक प्राधिकरण में, है ना, तो उसका जवाब हमें कितने दिनों में मिल जाना चाहिए? 30 दिनों में। यदि मांगी गई सूचना अ, का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वातंत्र्य से हो, तो सूचना आवेदन की प्राप्ति के कितने घंटे के भीतर उपलब्ध करना अपेक्षित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 48 घंटे। यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वातंत्र्य से हो, तो सूचना आवेदन की प्राप्ति के कितने घंटे के भीतर उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा? 48 घंटे। नॉर्मली 48 घंटे ही होते हैं कहीं पे भी कुछ भी चीज। सामान्यतः किसी आवेदक को सूचना लोक प्राधिकरण में आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दे दी जानी चाहिए। यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वातंत्र्य से हो, तो सूचना आवेदन की प्राप्ति 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करना अपेक्षित है। अगला प्रश्न, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अभिलेख की परिभाषा में निम्न में क्या शामिल है? कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल, ये सही है। किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म भी शामिल है। किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री, ये भी शामिल है। तो ये तीनों के तीनों है, इसलिए उपर्युक्त तो सभी इसका सही उत्तर होगा। अभिलेख में सम्मिलित है कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल, किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति, फोटोकॉपी। ऐसी माइक्रोफिल्म में शामिल प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब आप समझते होंगे, चलचित्र या फिर फोटो, किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। तो ये सारी चीजें हैं जो अभिलेख में सम्मिलित होने चाहिए। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी का तात्पर्य नहीं है। क्या तात्पर्य नहीं है? वैसे यहाँ पे ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा गठित कोई प्राधिकारी, ये जो है ये सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो लोक प्राधिकारी होगा उससे संबंधित नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा गठित कोई प्राधिकारी, बाकी ये सारे तो हैं। कैसे? संविधान द्वारा या उसके अधीन गठित कोई प्राधिकारी, ये हो सकता है। संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा गठित कोई प्राधिकारी, ये भी हो सकता है। या फिर समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा गठित कोई प्राधिकारी, ये भी हो सकता है। बट
जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाई गई अन्य विधि द्वारा गठित कोई प्राधिकारी जो है ना, ये प्राधिकारी नहीं होगा। ठीक, किसके अंतर्गत? सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। अगला देखते हैं। व्याख्या है, लोक प्राधिकारी से क्या तात्पर्य है? संविधान द्वारा या उसके अधीन, संसद द्वारा बनाई गई या किसी अन्य विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, या फिर समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है। तो लोक प्राधिकारी से क्या तात्पर्य है? तो ये सारी जो है पॉइंट्स, ये तात्पर्य है। अगला, यदि किसी आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा वह दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होता है, तो कितने दिनों के भीतर वह प्रथम अपील लगा सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 30 दिन। ठीक है, एक तो वो 30 दिनों के भीतर उसको सूचना नहीं मिल रही है, ठीक है, और वो अगर सूचना मिल भी रही है तो वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो 30 दिनों के भीतर वो प्रथम अपील कर सकता है। यदि किसी आवेदक को 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है अथवा वह सूचना से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह प्रथम अपीली प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। प्राधिकारी, ठीक है, उसके समक्ष वो अपील कर सकता है। ऐसी अपील सूचना उपलब्ध कराए जाने की समय सीमा के समाप्त होने अथवा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के पर प्राप्त होने की तारीख से 3 दिन की अवधि के भीतर की जा सकती है। ठीक है? समझ में तो आ रहा होगा, आई थिंक, है ना? बहुत क्लियर क्लियर है ये सब। अगला है, प्रथम अपील प्राधिकारी विशेष मामलों में अपील प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर जवाब देगा? इसका सही उत्तर 45 दिन। जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होगा वो 45 दिनों के भीतर उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रथम अपीली प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपील का निपटान अपील प्राप्त होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अथवा विशेष मामलों में 45 दिन के भीतर कर लेगा। तो यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। नॉर्मली वो क्या, जैसे कि नॉर्मल वाला अपील है ना, बहुत ज्यादा उसमें विशेषता नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मली कंप्लेन्स आती हैं, अपील होता है, तो वो 30 दिन के भीतर वो करेगा। ठीक है, और विशेष मामले होंगे, विशेष मामलों में वो कितने दिनों के भीतर कर सकता है वो, उस पर वो ज्यादा टाइम ले सकता है, कितना? 45 दिन। यदि यदि प्रथम अपीली प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश करने में असफल रहता है अथवा यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीली प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह कितने दिनों के भीतर दूसरी अपील कर सकता है? द्वितीय अपील कब कर सकता है? दूसरी अपील वो कर सकता है 90 दिनों के भीतर। फर्स्ट अपील 30 दिन, पहला फर्स्ट अपील वो 30 दिन के भीतर करेगा, और सेकंड अपील वो 90 दिनों के भीतर कर सकता है। अगला देखते हैं। यदि यदि प्रथम अपीली प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश करने में असफल रहता है अथवा यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीली प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह प्रथम अपीली प्राधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने के निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर या फिर अथवा अपीलकर्ता द्वारा वास्तविक रूप में निर्णय की प्राप्ति के तारीख से 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील दायर कर सकता है। किसके सामने, किसके समक्ष? केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर वो कोई व्यक्ति है जो अपील कर रहा है, पहली अपील, ठीक है, तो पहली अपील में उसको आंसर, मतलब उसका जो
हाँ, जवाब जो है वो 30 दिन या फिर 45 दिन के भीतर नहीं मिल रहा है ना? तो या फिर मिल भी रहा है, तो जो जिस तारीख को अ, वो आदेश आया या फिर वो निपटान हुआ उनके उनकी शिकायतों का निपटारा जिस दिन हुआ, उस तारीख से 90 दिन और सेम एज़ इट इज़ पहले अपील में भी वही चीज़ होगी, ठीक है? वही कंडीशन पहली वाली अपील में भी होगी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकट नहीं की जा सकती है? आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकट नहीं की जा सकती है व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ना, प्रकट नहीं की जा सकती है। अगला, केंद्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्रीय सूचना आयोग। भारत में एक आरटीआई के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 10 रुपए है। किसी लोक प्राधिकरण से सूचना मांगने के इच्छुक नागरिक को अपने आवेदन पत्र के साथ सूचना मांगने पर निर्धारित शुल्क 10 रुपए का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट पत्र अथवा बैंकर चेक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से नगद रूप से करेगा। अगला है अधिनियम के तहत आरटीआई अधिनियम के तहत कौन सी धारा कुछ जानकारी की प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? धारा 8। धारा 8 जो है सूचना के प्रकट किए जाने की छूट से संबंधित है। आरटीआई अधिनियम धारा 8 सूचना के प्रकट किए जाने की छूट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आरटीआई के दायरे में नहीं आता? ये स्वाभाविक से यहाँ पे कॉमन सा वो प्रश्न दिख रहा है। निजी कंपनियां जो है ये आरटीआई के दायरे के में नहीं आता है, प्राइवेट कंपनीज। अगला प्रश्न, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक संवैधानिक निकाय है। ये एक मिनट, सही नहीं है। सही नहीं है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। हाँ, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सही है। ये एक स्वतंत्र निकाय है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना आधिकारिक राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। ये भी सही है ना? तो ये तीन तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 79 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है। ये गलत है क्योंकि ये तो एक अभी देखा ना हमने स्वतंत्र वैधानिक निकाय है ना? और इसका उल्लेख जो संविधान में नहीं मिलता है। ठीक है? तो ये वाला जो कथन है ये गलत है। डी। तो हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 79 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है, ये गलत है क्योंकि इसका कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। केंद्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक आयोग है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगला है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है व्याख्या। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता और मंत्रिमंडल द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। ठीक। केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11।
क्योंकि एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और उसके साथ 10 और होंगे। यहाँ व्याख्या है, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में से मिलकर बनेगा। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे ये कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त जो समझेगा, मतलब उसको जैसा लगेगा कि मुख्य सूचना कहती हूँ जी, सॉरी, केंद्रीय सूचना आयुक्त जितना वो समझ सकता है, जितना उसको आवश्यकता है, 10 से अनधिक का मतलब मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। अगर केंद्रीय सूचना आयुक्त चाह रहा है कि उसके पास सिर्फ 6 हो, तो उसके पास सिर्फ 6 ही होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 10। अगला, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? वैसे ऑप्शंस यही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति सीआईसी और अन्य सदस्यों को हटा सकते हैं। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे कदाचार हो जाएगा बाई चांस, है ना, तो सूचना आयुक्त द्वारा, तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। अगला है, निम्न 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 में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है? यहाँ पे सीधे सीधे से आंसर देख लीजिए। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, पात्र होगा, यही सही नहीं है, क्योंकि पात्र नहीं होता है पुनर्नियुक्ति के लिए। एक बार उसको पद मिल गया तो वो पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। तो ये वाला जो कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, हमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, बाकी सारी जो चीजें हैं ये सही है। मुख्य सूचना आयुक्त 3 वर्ष के लिए पद धारण करता है। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। और मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगला देखते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु परंतु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में को ग्रहण नहीं करेगा। अगर उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई है तो वो पद पे नहीं रह सकता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त। जैसे कि मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र का है ना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राष्ट्रपति करता था, है ना, तो वैसे ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश पर राज्यपाल। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित में से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष हो, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला मंत्री। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सारी तो चीजें मुझे सही दिख रही है। एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी,
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस पद पे नहीं रह धारण नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने व्याख्या में भी पढ़ा, ये 65 वर्ष है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस पद में उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। ठीक। बाकी मुख्य सूचना आयुक्त 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ये भी देखा था अभी हमने। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। और इसके अलावा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा। जैसे केंद्र केंद्र में राष्ट्रपति के समक्ष, है ना, क्योंकि राज्य के लिए राज्यपाल अ, रा, रा, राज्य के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं, है ना, वैसे ही केंद्र के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। अगला देखते हैं। अगला है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ छोटा कर दूं। नहीं, चलिए पहले मैं आपको आंसर बताती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को किस तरह से पद से हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे जैसा कि केंद्र में होता था, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार, मतलब राज्यपाल, उसमें राष्ट्रपति होता था, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, राज्यपाल होगा राज्य के लिए। तो राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात वह रिपोर्ट दी हो। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राज्य राज्य मुख्य सूचना राज्य के लिए कुल मिलाकर के, बस इन शॉर्ट आप याद रखिए, राज्य के लिए राज्यपाल जिम्मेदार है और कौन, मुख्यमंत्री। वैसे ही केंद्र के लिए कौन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बाकी ये सारी चीजें ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्लियरली आंसर याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल के आदेश पर कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात वह रिपोर्ट दी हो। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है। ये प्रश्न है एडीओ 2017 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि सूचना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिन के भीतर देनी होगी। 40 दिनों के भीतर जो है वो सूचना देनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सॉरी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक। तो बाकी सारी जो चीजें हैं, जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देखा था हमने। सामान्यतः सभी जानकारियां 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए और यदि किसी तीसरे पक्ष का हित जुड़ा है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो, यदि सूचना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। ये वाला जो कथन है गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या भी वही चीजें कही गई है, व्याख्या में दिया हुआ है। ठीक, वही चीजें हैं, है ना, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसको। अगला देख लेते हैं। कहाँ चला अगला? सूचना का अधिकार में सम्मिलित है। सूचना के अधिकार में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण सम्मिलित है। दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण
उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, ये भी है। सामग्री के प्रमाणित नमूने नमूने लेना, ये भी सूचना के अधिकार में सम्मिलित है। तीनों के तीनों है। ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या दिया हुआ है, सूचना के अधिकार से इस अधिनियम के अधीन अ, पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। क्या क्या? कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उदाहरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना और सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या किसी अन्य युक्ति में भंडारित की जाती है, अभिप्राप्त करना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या है? सूचना के अधिकार में सम्मिलित है। अगला, सूचना का सूचना उपलब्ध करने के लिए फीस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसा प्रत्येक डिस्केट डिस्केट क्या होता है? डिस्क होता है या फ्लॉपी के लिए 50 रुपए, तो सही है। किसी प्रकाशन के लिए नियत कीमत अथवा प्रकाशन से उद्धरणों के लिए फोटो प्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 रुपए भी सही है। ऐसे किसी व्यक्ति से कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे के हो, ये भी सही है। ऐसे किसी व्यक्ति से कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी जो दिव्यांग हो, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ते हैं। प्रत्येक पेज, A3 का वो पेज होगा, है ना? ये जैसे कि A4 साइज, A3 साइज, है ना? इस तरह का जो साइज वाले पेपर होते हैं, है ना? तो प्रत्येक पेपर यानी कि प्रत्येक पेज A3 साइज अथवा अधिक छोटे आकार में कागज के लिए 2 रुपए, बड़े आकार के कागज में फोटोकॉपी का वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत, नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत, डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना प्राप्त करने के लिए 50 रुपए प्रति डिस्केट अथवा फ्लॉपी। ऐसे प्रकाशन के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत मूल्य अथवा प्रकाशन के उदाहरणों की फोटोकॉपी के लिए 2 रुपए प्रति पृष्ठ और सूचनाओं की पूर्ति पर खर्च हुआ डाक प्रभार जो 50 रुपए से अधिक ना हो। किसी नागरिक को लोक प्राधिकरण के रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार है। किसी नागरिक को लोक प्राधिकरण के रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार है। अभिलेखों के निरीक्षण के लिए लोक प्राधिकरण पहले घंटे के लिए शुल्क नहीं लेगा, किंतु उसके बाद प्रत्येक घंटे या उसके खंड के लिए 5 रुपए शुल्क लेगा। और इसके अलावा ऐसे किसी व्यक्ति से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे का हो, परंतु यह तब जबकि इसके बारे में समुचित सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न हो। प्रभारित फिर कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी यदि कोई बीपीएल परिवार से का हो, है ना, उससे नीचे का हो। लेकिन यह तब होगा, तब फीस नहीं ली जाएगी जब उसके बारे में सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। तो कुल मिलाकर के जो भी व्यक्ति होगा, जो आवेदक होगा, उसको अ, जो सरकार के लिए जो भी मापदंड है, डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए हैं, प्रमाण पत्र, उसके साथ उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, है ना? वो डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान नहीं करता है, तो अपीली अधिकारी के समक्ष कितनी बार अपील की जा सकती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 बार अपील की जा सकती है। देखा था अभी हमने, पहली अपील और दूसरी अपील। ठीक।
पहली अपील तो अपीली अधिकारी के समक्ष की करना था और दूसरी अपील केंद्रीय अ, क्या था, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष। ठीक, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान नहीं करता है तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष दो बार अपील की जा सकती है, प्रथम अपील और फिर दूसरी अपील। ठीक, चलिए एक बार हम ना यहाँ पे केस स्टडी देख लेते हैं ना। एक केस स्टडी है, ग्राम पंचायत बोरई लामी के जन सूचना अधिकारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना और निलंबन। ठीक है, इसको मैंने ऑब्वियसली मैंने गूगल से ही निकाला है। ठीक, स्थान कौन सा है? ये जो है ये ग्राम पंचायत बोइलामी, जनपद पंचायत पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। अधिकारियों के क्या नाम थे? वृंदावन विश्वकर्मा। सचिव एवं जनसूचना अधिकारी थी वृंदावन विश्वकर्मा। प्रकरण कब बना था? आरटीआई आवेदन को स्वीकार न करना और सूचना प्रदान करने में विफलता। तो निर्णय क्या लिया गया? 25,000 रुपए का जुर्माना और पद से निलंबन। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? कहानी क्या था इसका कि 20 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर ताराचंद चंद्राकर ने ग्राम पंचायत बोइरलामी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन को जन सूचना अधिकारी वृंदावन विश्वकर्मा ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे आवेदक को आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसके पश्चात आवेदक ने 28 दिसंबर 2021 को राज्य सूचना आयोग छत्तीसगढ़ में शिकायत दर्ज की। ठीक, तो उसके बाद फिर आयोग की कार्यवाही क्या हुई? राज्य सूचना आयोग ने इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर 2022 को और पुनः 16 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की। दोनों सुनवाइयों में जन सूचना अधिकारी अनुपस्थित रहे और आयोग के नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन करने पर आयोग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा को क्या निर्देश दिया? ठीक है, क्या निर्देश दिया कि जन सूचना अधिकारी को 25,000 रुपए का जुर्माना लगाए और कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता और घोर लापरवाही के अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। यह आदेश 30 दिनों के भीतर पूर्ण कर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। ठीक है, तो ये वाली जो जानकारी थी ये भी 30 दिन, मतलब ये कुल मिलाकर के जो अ, आवेदक थे ताराचंद चंद्राकर, है ना, उनको 30 दिनों के भीतर, है ना, उन्होंने किस पे वो किया था केंद्रीय सूचना आयोग है ना उस पे उन्होंने फिर क्या अपील किया, है ना, कंप्लेन करी, है ना, और फिर उनको 30 दिनों के भीतर उनको ये अ, उनका ये जो उनकी जो समस्या थी, उनका जो शिकायत था, उनकी जो शिकायतें थी वो कंप्लीट कर दी गई और जन सूचना अधिकारी, है ना, उनका 25,000 रुपए का जुर्माना लगा। ठीक है, तो ये केस स्टडी थी। बस एक ही केस स्टडी हमने देखा क्योंकि आप सभी को मालूम है केस स्टडी से तो कोई क्वेश्चंस आने नहीं है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल नहीं कहना चाहिए, ये रियल स्टोरी, रियल केस स्टडी है ना, और नेट से ही निकाला था ऑब्वियसली। ठीक, तो आई गेस सूचना का अधिकार अधिनियम से जो भी प्रश्न थे आप सभी को समझ में आ गए होंगे। केस स्टडीज करने का कोई इतना ज्यादा बड़ा वो नहीं है पर्पस, है ना, नहीं आते हैं। मैंने बस समझाने के लिए केस स्टडी ली थी कि किस तरह से काम होता है। ठीक, तो चलिए आई गेस आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।